हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के इस सीरीज में दोस्तों आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है ना, व्यक्तिगत विभिन्नताएं के ऊपर रहना, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं, सीजीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो क्लास है, ये जो पूरा सीरीज है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का, ये जो पूरा सीरीज है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, आपको जो है अगर हमारे वीडियो तो पहली बार आए हैं तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा, है ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास को दोस्तों हम चालू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटें हैं, सारा चीज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, बताने का प्रयास करूंगा। और ये जो है बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, जिसमें कई मतलब हर एग्जाम पे जो है आपको इससे जो प्रश्न देखने के लिए मिलता ही मिलता है। ये जो हमारा क्लास होने वाला है दोस्तों, सीटेट जुलाई 2025 के लिए भी उपयोगी है, सीजीटेट के लिए भी उपयोगी है, और छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक भर्ती आने वाली है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है ना। तो इसमें कोई एक ये प्रॉपर नहीं है कि मैं केवल सीटेट का सिलेबस को लेकर के चल रहा हूँ या फिर सीजीटेट की सिलेबस। आपको इन तीनों एग्जामों को लेकर के, भर्ती में जितने भी पॉइंटें जो एग्जाम में आती है, उन सब चीज इसमें पूरी मिक्सिंग है ना। आपको सारा चीज को है ध्यान में अभी से लेकर के पढ़ना है। अब प्रॉपर समय आपके पास पर्याप्त है, आप अभी से तैयारी में लग जाइए, जिससे क्या होगा कि आपका जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, मैं ऐसे कंटेंट देने का प्रयास करता हूँ कि आपको ज्यादा मतलब इधर उधर भागने की आवश्यकता ना पड़े। कई सारे बुक से स्टडी करना हमारे लिए बहुत ही दिक्कत हो जाता है। हम आज के टाइम पे जो यूट्यूब वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म है, वहां से हम आसानी से बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियो देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और अपने नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, है ना। चैनल पे पहली बार आए तो उसको जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं हम अपने टॉपिक पर। जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उसके बारे में हम पूरी चीजें समझेंगे। ये जो क्लास है ना, एक पर्टिकुलर एक चीज के ऊपर नहीं है, इसमें कई हर चीज का एक मिक्सिंग है। मैं उसको हर वीडियो में बताने का प्रयास करता हूं, और आप अपना तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी से ही आप तैयारी पे लग जाइए, जिससे आपका जो है औरों से आप कितना बेस्ट कर सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड है। आपकी क्या क्षमता है, आपकी नॉलेज कितना है, आपकी कैपेसिटी कितनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको जहां से जो मिल जाए आप उसको स्टडी करिए। हर एक किताब, बुक, वीडियो आपको एक नया जानकारी जरूर देता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉपर एक सरकारी नौकरी की अगर नीड है, आप प्रॉपर अपने करियर को लेकर के सीरियस हैं, तो आप जरूर जो है वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। ठीक है, जिससे आपको जानकारी बेहतर मिल सके। ठीक है ना, चलिए आते हैं टॉपिक पर। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक होता है ना, ये जो टॉपिक है हमारे लिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये जो है 30 नंबर का अपने आप पर प्रश्न पूछा जाता है इससे। और इसमें कई सारे जो टॉपिक हैं, उन टॉपिक में से एक व्यक्तिगत विभिन्नता भी टॉपिक होता है। और इसमें जो है आपको बार बार जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, उन सबको भी आपको पॉइंट आपको समझ में आएगा कि जो हर एक पॉइंट, हर एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, और उन्हीं से डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनता है। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे दोस्तों, और जो ज्यादा उपयोगी है उन्हीं पर हम इस क्लास में पूरी सीरीज पर जो है हम बात करते आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हम इसको, हम समझते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ताकि आपको जो रिवीजन करने में आसानी हो। एक बार दो बार अगर आप कंटेंट को वॉच करेंगे पूरा, तो आपको सारी चीजें बेहतर क्लियर हो सकेगी। और जो पिछले क्लासेस हैं दोस्तों, जो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर के आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और कुछ पुराने वीडियो भी डाले हैं जो टॉपिक के ऊपर, टॉपिक मतलब हर चीज एक डिटेल के साथ मैंने बताने का प्रयास किया है। उसमें जो है आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें बेहतर क्लियर हो जाएगी। जितने भी बाल विकास से रिलेटेड है, अगर जितने प्लेलिस्ट बना हुआ है बाल विकास का, उसको जाकर के आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। इन सारी जो क्लासेस है उसको आप टॉपिक बाय टॉपिक बना हुआ है वीडियो, उसको आप वॉच करते हैं, तो आपका जो है बाल विकास पे अगर आपका अच्छा पकड़ हो गया, तो आपका ऑटोमेटिक है सारी सब्जेक्टों में जो है अच्छा पकड़ होते जाता है। जैसे आप बाल विकास को अगर अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, तो यही चीजें जो है आपको हर सब्जेक्ट में जो इसका सीडीपी आता है, शिक्षण शास्त्र आता है, वहां पर भी आपको हिंदी हो या इंग्लिश हो, वहां पर भी आपको सहायता करता है। और पर्यावरण में भी ये चीजें जो है आपको समझने में बहुत ही आसानी करता है। ठीक है, क्योंकि हम नए स्टूडेंट जैसे रहते हैं, तो हमें नया टॉपिक है, सारी चीजें हमारे लिए एक नया सब्जेक्ट होता है, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है।
तो उसको आप क्या करिए कि कई बार जो है आपको आप रिवीजन करिए, देखिए वीडियो को, तो करते करते अभ्यास करते करते सारी चीजें जो है आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं टॉपिक के ऊपर और हम बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं के ऊपर, जो किस तरीके से होता है उसको हम समझते हैं, है ना। तो सिंपल सा आप व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ अगर देखेंगे तो कोई भी दो बालक एक समान नहीं हो सकते। जिस तरीके से हर एक भाई बहन एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, सबका चेहरा, व्यवहार, बातचीत, है ना, सारा चीजें जो है उसका व्यवहारिक चरित्र सारा कुछ अलग होता है। भले ही क्यों एक जैसे क्यों ना दिखते हो, है ना, जीरोक्स जैसे क्यों ना हो, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप फिंगरप्रिंट को देख लीजिए, हर व्यक्ति का अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है, आइस का होता है, आंख का होता है। उसी तरह से हर एक व्यक्ति जो हर एक बालक जो है अपने आप पर जो है कुछ ना कुछ तरीके से, मतलब आप 100% ये नहीं कह सकते कि वो जो है एकदम सेम टू सेम रहेगा, एग्जैक्ट सेम रहेगा। और उनके अंदर कुछ ना कुछ, अगर 90% अगर एक जैसे हैं तो कहीं ना कहीं 10% उसके अंदर विभिन्नताएं जरूर कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेगा। वही हम व्यक्तिगत विभिन्नताएं को समझेंगे। ठीक है ना, तो परिभाषा देख लीजिएगा, जरूरी है ये सारी चीजें। तो स्किनर ने व्यक्तिगत विभिन्नता को लेकर के क्या कहा है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत कोई भी ऐसा पहलू शामिल हो सकता है जिसका मापन किया जा सकता है। जिस तरीके से किसी भी अगर हम उसको पहलू को हम व्यक्तिगत विभिन्नता में लेकर के चलें, जैसे हमारा फिंगरप्रिंट ही देख लीजिए, हर एक व्यक्ति का अलग अलग फिंगरप्रिंट रहता है, आंख का रहता है, नाक, कान, चेहरा, हर एक चीज, हाइट अगर देख लें, है ना, उसकी मानसिक योग्यता देख लें, ठीक है, तो रंग रूप देख लें, सब में कहीं ना कहीं उनको विभिन्नताएं देखने के लिए मिलता है। वही चीज कहा गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत ऐसा कोई भी आप पहलू ले सकते हैं जिसको हम अपन माप सकते हैं, आपको अलग मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, फ्रांसिस गाल्टन है व्यक्ति। इन्होंने जो है 1880 में जो है इसका सर्वप्रथम अध्ययन किया था, है ना। व्यक्तिगत विभिन्नता को सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, फ्रांसिस गाल्टन है। ठीक है, आगे देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताएं के प्रकार, किस तरीके से जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो सकती हैं, किन किन इसका क्या क्या हो सकता है, किस, जैसे अगर हम बात करेंगे शारीरिक विभिन्नता, शारीरिक विभिन्नता, हर एक व्यक्ति अलग अलग, उसका रंग रूप ढांचा, है ना, शरीर का बनावट, सारा कुछ जो है अलग अलग है। हर एक चीज में शारीरिक विभिन्नता आपको देखने के लिए मिलेगा। मानसिक विभिन्नता भी उसी तरीके से, हर एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता अलग अलग होती है, हर एक व्यक्ति की सोचने समझने थिंकिंग करने का सारा कुछ जो है अलग होता है, तो मानसिक विभिन्नताएं भी इसमें आता है। ठीक है, आगे देखेंगे संवेगात्मक विकास, सबकी संवेगात्मक क्षमताएं भी अलग अलग होती हैं, सबका जो है नियंत्रण, क्रोध जो है ना, मतलब अपने आप पे नियंत्रण कर पाना, संवेगिक रूप से सोच पाना, ये सारी चीजें हैं, उसमें हमें विभिन्नता देखने के लिए मिलता है। सीखने की गति में भी हमें विभिन्नता देखने के लिए मिलेगा कि हर बच्चा जो है हर एक बच्चा जो है अलग अलग तरीके से सीखता है, कोई तेजी से सीखता है, कोई कम सीखता है, कोई मतलब मध्यम वर्ग से सीखता है, कोई मतलब बहुत ही स्लो सीखते हैं, कोई बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। तो हमें सीखने की गति में भी हमें विभिन्नता देखने के लिए मिलता है। विचारों में भी विभिन्नताएं देखने के लिए मिलेगी, किस तरीके से कि हर किसी का विचार अलग अलग होता है, किसी का सकारात्मक विचार होता है, किसी का नकारात्मक विचार रहता है, सबका एक जैसा विचार भी नहीं होता। तो इसमें इसीलिए भी इसमें भी विभिन्नता देखने के लिए मिलेगा। व्यक्तिगत में, व्यक्तित्व में विभिन्नता, व्यक्तित्व, सबका व्यक्तित्व भी अलग अलग होता है, सबका आचरण व्यवहार सबका अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का अलग अलग रहेगा। तो ये भी व्यक्तिगत व्यक्तित्व में भी विभिन्नताएं देखने के लिए मिलेगी। रुचि में भी विभिन्नताएं मिलेंगी, हर किसी का रुचि भी अलग अलग होता है, किसी को सिंपल खाना पीना पसंद है, किसी को मतलब ज्यादा उग्र वाला टाइप में खाना पीना, मांस, ये सारा चीजें, अंडा मछली, ये सारा चीजें जो है मांस मटन खाना पसंद है। तो रुचि सबका, किसी को खाने में ज्यादा इंटरेस्ट है, किसी को पढ़ने का ज्यादा इंटरेस्ट है, किसी का खेलने में रुचि है, किसी को शॉपिंग करने का रुचि है। तो कई सारे फील्ड, हर एक व्यक्ति का अलग अलग रुचि देखने के लिए मिलता है। आगे देखेंगे तो चरित्र में विभिन्नता है, जैसे मैंने बता दिया, चरित्र में भी विभिन्नताएं देखने के लिए मिलेगी, गामक विभिन्नताएं भी देखने के लिए मिलेंगी। तो ये कई सारी चीजें हैं जो हर एक व्यक्ति में अलग अलग विभिन्नताएं देखने के लिए हमें मिलता है। ठीक है, आगे चलेंगे इसी में। नहीं बेटा, चुप 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 चुप,
नहीं पढ़ सका है तो हट कर दे। सॉरी दोस्तों, टॉपिक पर आते हैं, है ना। अपन इसको देख लिए थे, गामा की विभिन्नताएं के बारे में हमने बात कर चुके। ठीक है, आगे देखेंगे। तो आगे चलते हैं इसी में। अब आगे आता है अगला पॉइंट हमारा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक के कौन कौन से जो ऐसे कारक हैं जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करता है, किस तरीके से करता है, उसको समझिएगा। ये सारा चीज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। देखेंगे वंशानुक्रम जैसे वंशानुक्रम और वातावरण हर एक क्षेत्र को प्रभावित करता है। ये दो चीजें आपको नाम को हमेशा याद रखना है ना। तो व्यक्तिगत विविधता को प्रभावित करने वाला उसका वंशानुक्रम भी करता है। वंशानुक्रम कहने का मतलब कहते हैं कि जो अगर जिसका घर में अगर जिसके माता पिता का डॉक्टर है तो उसका प्रभाव बच्चे में भी एक डॉक्टर के फील्ड में इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर किसी के घर में टीचर्स के अगर बच्चे हैं तो उसके अंदर एक टीचर वाली जो है क्वालिटी उसके वंशानुक्रम से देखने के लिए मिलता ही है। उसका वंशानुक्रम भी, वातावरण उसका जिस परिवेश में रहता है उसका भी इफेक्ट पड़ेगा, जाति का भी पड़ेगा, शिक्षा का भी पड़ेगा, लिंग का प्रभाव भी पड़ेगा, आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का यहाँ से अलग स्टार्ट होता है टॉपिक, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षणिक महत्व, है ना। शैक्षणिक महत्व देखेंगे तो बालकों का वर्गीकरण करने में सहायक होता है, व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान करने में भी ये सहायक होता है, शिक्षण विधियों का चयन करने में सहायक होता है, उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहायक होता है, बालकों को विशिष्ट रुचियों का विकास करने में सहायक होता है, कक्षा का वर्गीकरण करने में सहायक होता है, शारीरिक दोषों के अनुसार शिक्षा प्रदान करने में भी सहायक होता है। तो ये कई सारी चीजें हैं, है ना। प्रभावित करने वाले कारक जो है आपका वंशानुक्रम, वातावरण, जाति, शिक्षा और लिंग का प्रभाव, ठीक है, और आर्थिक स्थिति का प्रभाव, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षणिक जो महत्व पड़ता है, यहाँ से एक अलग टॉपिक है, ये वाला याद रखिएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षणिक महत्व क्या क्या हो जाएगा, तो बालकों का वर्गीकरण में करने में सहायक होगा, व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान करने में सहायक होगा, शिक्षण विधि का चयन करने में सहायक होगा, उपयोगी पाठ्यक्रम में करने के लिए सहायक होगा, और बच्चों के विभिन्न रुचियों का विकास करने में सहायक होगा, और कक्षा का वर्गीकरण करने में सहायक होगा, शारीरिक दोषों के अनुसार जो है शिक्षा प्रदान करने में ये चीज भी सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे इसी में। ये सारा चीज जो है आपको नोट करते चलना है, ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके लिए, है ना। अब विशिष्ट बालक के बारे में देखते हैं, विशिष्ट बालक क्या है। ठीक है, विशिष्ट बालक के बारे में समझेंगे।
तो वे बालक जो सामान्य बालकों की अपेक्षा असामान्य विशेषताओं से युक्त होते हैं। मतलब जो सामान्य बालक से मतलब कई चीजों में असामान्य विशिष्टता अपने अंदर रखता है, वही हमारा क्या कहलाता है, विशिष्ट बालक कहलाता है। ठीक है, अब इसमें विशिष्ट बालक में देख लेते हैं। पहला आता है प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक को समझेंगे। प्रतिभाशाली बालक के बारे में टर्मन ओर्डन ने क्या कहा है, देखिएगा। वे बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व लक्षण, विद्यालय उपलब्धि में सामान्य बालकों से क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चे का क्या है कि वे बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन और फिर व्यक्तित्व लक्षण, विद्यालय उपलब्धियों में सामान्य बालकों से ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। स्किनर व हेनरी मैन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। इनका क्या कहना है कि प्रतिभाशाली जो शब्द है उसका उपयोग उन 1% विद्यार्थियों के लिए किया जाता है जो सबसे श्रेष्ठ होते हैं, बुद्धि में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में आपको पूछा जाता है डायरेक्ट, है ना। तो इनकी विशेषताएं क्या होती है, ये जो है जन्मजात होते हैं, है ना। प्रतिभाशाली उसके जन्मजात होता है और इन बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होता है। 140 का उससे अधिक जितने भी IQ के बच्चे होंगे वो प्रतिभाशाली बच्चे के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नोट एक याद रखिएगा। क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, इन बालकों की बुद्धि लब्धि 130 व उससे अधिक होता है। क्रो एंड क्रो ने 130 की, कोई मनोवैज्ञानिक ने 130 का है और कहीं पर 140, लेकिन 140 आपको बेस्ट याद रखना है इसको। ठीक है, और विशाल शब्दकोश पाया जाता है इनके अंदर। शब्दकोश का शब्द भंडार इसके अंदर बहुत होता है। ठीक है, सामान्य अध्ययन में रुचि रखते हैं। ठीक है, तार्किक, जिज्ञासु व उत्तरदायित्व युक्त के होते हैं और अमूर्त विषयों में ज्यादा रुचि लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रतिभाशाली बच्चों के क्या है, विशेषता है जो आपको ध्यान में रखना है। ये डायरेक्ट पूछता है, इससे प्रश्न आपको ध्यान में रखना है ना। आगे देखेंगे तो अध्ययन में ये अद्वितीय सफलता अर्जित करते हैं। परिस्थितियों में समायोजन करने की शक्ति इनके में उत्तम होता है। स्वतंत्र निर्णय शक्ति होता है। ठीक है, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। नेतृत्व का गुण पाया जाता है। विद्यालय कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। मूल्यों से युक्त होते हैं। आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि इसके अंदर होता है। अब प्रतिभाशाली जो बालक की शिक्षा, इसको समझेंगे। ये क्या कहता है कि व्यक्तिगत शिक्षण व निर्देशन में ये उपयोगी होता है। संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन, पृथक कक्षाएं में, विशाल व उपयोगी पाठ्यक्रम में और विशेष शिक्षण विधि में और सामाजिक व नैतिक मूल्यों की शिक्षा में। तो ये प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में महत्व होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, आगे चलेंगे। 1 वर्ष में 2 कक्षा उत्तीर्ण करने की छूट होती है। नेतृत्व का प्रशिक्षण करते हैं ये। आगे देखेंगे दूसरा जो हमारा है पिछड़े बालक कौन कौन होते हैं उसके बारे में समझेंगे। पिछड़ा बालक क्या है, अर्थ समझेंगे। जो बालक कक्षा का औसतन कार्य नहीं कर पाते हैं तथा औसत छात्रों से पीछे रह जाते हैं, वह पिछड़े बालक कहलाते हैं। ठीक है, सीरियल बर्ड के अनुसार इन्होंने पिछड़े बालक को लेकर के क्या कहा है, देखिएगा। वे बालक जो विद्यालय जीवन के मध्य में अपने से नीचे उस कक्षा औसतन का कार्य नहीं कर पाते हैं, उनकी आयु के बालकों के सामान्य होता है, तो उसे पिछड़े बालक कहा जाता है। पिछड़ेपन का जो प्रकार देखेंगे तो पिछड़ेपन का प्रकार क्या हो जाएगा, पहला है सामान्य प्रकार देखेंगे, सभी विषयों में कमजोर होना। और विशिष्ट क्या होता है, विषय विशेष में कमजोर होना। मतलब सभी विषयों में कमजोर होना एक प्रकार का पिछड़ने का प्रकार है। और दूसरा जो है विशिष्ट विषय में विषय विशेष में कमजोर हो जाना, ये भी एक प्रकार है। अब पिछड़े बालक की विशेषताएं देख लेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इन बालकों की बुद्धि लब्धि कितना होता है, 80 से 90, ये आपको ध्यान में रखना है। 80 से 90 IQ लेवल इनका होता है। सीखने की गति इनकी धीमी होती है। सामान्य पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थ हो जाते हैं। सामान्य शिक्षण विधि से शिक्षण ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं, है ना। कम शैक्षणिक उपलब्धि होती है। निराशावादी व आत्मविश्वासी का भाव होता है। समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति होती है और असमयोजित व्यवहार करते हैं। ये सारी चीजें क्या है, पिछड़े बालक की क्या है, व्यवहार है ना। मतलब विशेषताएं हैं, पिछड़े बालक की विशेषताएं हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। अब पिछड़ने के कारण, कई कारण हो सकते हैं पिछड़ने के कारण, उसको ध्यान में रखना है कि पिछड़ने के कारण क्या होता है। तो शारीरिक रोग या फिर कोई दोष, शारीरिक दोष हो सकता है, कोई रोग हो सकता है ना। परिवार का प्रभाव भी पिछड़ने का कारण हो सकता है। निर्धरता, है ना, आकार, ये सारी चीजें उसके
प्रभावित करता है, कारण है समाज का प्रभाव भी पड़ता है, विद्यालय का वातावरण भी पड़ता है और निम्न बुद्धि लब्धि का भी इसका प्रभाव आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, पिछड़नेपन की जो है बच्चों की शिक्षा किस तरीके से होता है तो देखेंगे विशिष्ट विद्यालयों में इसका जो है शिक्षा जो है इनका विशिष्ट विद्यालय में किया जाता है ना। जो पिछड़े बालक होते हैं सरल व रुचिपूर्ण इनका पाठ्यक्रम बनाया जाता है, सरल शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है, सामाजिक व नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है और हस्त कौशल का भी शिक्षा दिया जाता है। और अगला प्रकार है हमारा जो इम्पोर्टेंट है ना, मंद बुद्धि के बालक। मंद बुद्धि के बालक कौन होंगे उसके बारे में है तो क्रो एंड क्रो ने कहा है मंद बुद्धि को लेकर के वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। मैं अभी जितने बताया मैं प्रतिभाशाली बालक है ना, और क्या है मंद बुद्धि और एक अगला था जो पिछला, इसमें इन तीनों बुद्धि लब्धियों के बारे में पिछड़े बालक। ठीक है, इसका आईक्यू लेवल 80 से 90 महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है आपको। और है ना, इसमें अगला है हमारा मंद बुद्धि, तो मंद बुद्धि को भी आपको ध्यान में रखना है। इनका जो आईक्यू लेवल होता है 70 से कम होता है, 70 से जितने भी कम होते हैं उनका जो बुद्धि लब्धि कम है तो उनको मंद बुद्धि के बालक कहा जाता है। अब इनकी विशेषताएं अगर देखेंगे तो स्मरण शक्ति इनकी दुर्बल होती है, सामान्यीकरण की योग्यता का इसके अंदर जो है मंद बुद्धि के बालकों के अंदर में कमी होता है ना। आगे देखेंगे मूर्त विषयों में रुचि, ठीक है, शब्दावली दोषपूर्ण होती है, मौलिकता का अभाव पाया जाता है, रूढ़िवादी या अंधविश्वासी पाया जाता है, रुचियां सीमित व साधारण होती है। ठीक है, संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, मित्र बनाने की इच्छा होती है और मौलिकता का अभाव देखा जाता है। अगर शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा इसको किस तरीके से दिया जाएगा तो शारीरिक प्रशिक्षण इनको दिया जाता है, आर्थिक प्रशिक्षण दिया जाता है, अच्छी आदतों निर्माण की शिक्षा दी जाती है, सामाजिक व नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। और अगला है विशेष विद्यालय व विशेष शिक्षक जो है इनके लिए होते हैं शिक्षा के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे। अब अगला है हमारा बाल अपराधी बालक। ठीक है, सॉरी एक और पॉइंट छूटा हुआ, ये वाला चौथा नंबर है समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक क्या है इसको भी आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट इसका जो है एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो वेलेंटाइन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि समस्यात्मक बालक शब्द का प्रयोग उन बालकों के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। ठीक है, इसी को समस्यात्मक बालक कहा जाता है। उदाहरण के लिए चोरी करने वाला, ठीक है, चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, क्रोध करने वाला, ये सभी क्या है समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसका उपचार विधि क्या है, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं उसके बारे में कहा है। कारणों का पता लगाना और समाधान करना कि चोरी बच्चा क्यों कर रहा है, झूठ क्यों बोल रहा है, क्रोध क्यों कर रहा है, कारण का हम पता लगाएंगे, निदात्मक उपचारात्मक विधि का प्रयोग करेंगे और व्यक्ति का इतिहास को हम स्टडी करेंगे, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में अगला आ गया हमारा बाल अपराधी बालक। अगला हमारा बाल अपराधी बालक। तो गुड्स के अनुसार इन्होंने कहा है बाल अपराधी बालक के बारे में, तो कोई भी बालक जिनका व्यवहार सामान्य व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी भी कहा जाता है, समाज विरोधी कहा जा सके। ठीक है, वही कहा है बाल अपराधी बालक के अंतर्गत आते हैं, है ना। विलियम हेली के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, समाज द्वारा स्वीकृत आचरण के विपरीत जो है व्यवहार करने वाला बालक जो है बाल अपराधी बालकों के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे बाल अपराधी बालकों के क्या कार्य क्या क्या हो सकता है जिसकी वजह से बाल अपराधी बालक के अंतर्गत इन बच्चों को रखा जाता है। तो पहला देख लेंगे, चोरी करना ये बाल अपराध के अंतर्गत आता है, जुआ खेलना बाल अपराध है, नशा करना बाल अपराध है, बिना टिकट यात्रा करना बाल अपराध है, हत्या करना बाल अपराध है, यौन अपराध करना बाल अपराध है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ये भी क्या है कि बाल अपराध के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे इसी में और देखेंगे तो चुनौती देना, है ना, ठगी या बेईमानी करना, बिना उद्देश्य के घूमना, ये सारी चीजें बाल अपराध के अंतर्गत आती हैं। अब बाल अपराधी जो बालक होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है, इन विशेषताओं को भी ध्यान में रखना है। तो पहला देखेंगे शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट होते हैं, ये शारीरिक रूप से बहुत ही हष्टपुष्ट होते हैं, अध्ययन में मन नहीं लगता, मतलब पढ़ाई लिखाई में इनका कोई मन नहीं लगेगा, समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति पाई जाती है इनके अंतर्गत, जिद्दी साहसी आक्रमणकारी तथा मुखी स्वभाव के ये होते हैं। आगे देखेंगे वर्तमान के आनंद में विश्वास और भविष्य की चिंता नहीं करते हैं, समस्याओं को उचित विधि से हल नहीं करते हैं और आयु इनकी लगभग 18 वर्ष से
कम होती है। बाल अपराधी के जितने भी बालक होंगे वो लगभग 18 वर्ष से कम रहेंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन है, तो सीजर लैम्ब्रोसो है, ठीक है, सीजर लैम्ब्रोसो, आपको ध्यान में रखना। बाल अपराध के विज्ञान के जनक कौन है, तो सीजर लैम्ब्रोसो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना नाम आपको। आगे देखेंगे बाल अपराध के क्या कारण हो सकते हैं, सारा चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आप जरूर नोट बना लीजिएगा, है ना। बाल अपराध के क्या कारण हो सकते हैं, इसको ध्यान में रखना है। तो वंशानुक्रम, ठीक है, वंशानुक्रम क्या हो सकता है, वंशानुक्रम में जुक्सवा कलिकाक ने बल दिया है, ठीक है, वंशानुक्रम के ऊपर। और शारीरिक दोष या फिर रोग हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण क्या क्या हो सकता है, मनोवैज्ञानिक कारण में निम्न बुद्धि लब्धि के कारण हो सकता है, किसी इच्छा का पूरा ना होना भी हो सकता है, संवेगात्मक असंतुलन भी हो सकता है, अपने संवेग में कंट्रोल ना कर पाना ये भी हो सकता है, परिवार व समाज का वातावरण भी हो सकता है, विद्यालय का भी वातावरण हो सकता है, ये इसके बाल अपराध के कारण हो सकते हैं। नोट में अगर आप देखेंगे तो ग्लुक ने बाल अपराधियों के लिए 15% जिम्मेदार जो है कुसंगति को माना, आपको ध्यान में रखना है। ग्लुक ने बाल अपराधियों के लिए जो है 95% जो है जिम्मेदार किसको माना है, तो कुसंगति को बताया है। बाल अपराध जो है बाल उपचार मनोविज्ञान की विधियां कौन कौन सी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मनोविश्लेषणात्मक विधि, इसको देने वाले कौन थे, तो सिगमंड फ्राइड थे। मनोभिनय विधि जेएल मोरेनो ने दिया है इसको, है ना। अगला है अनिर्देशित विधि, तो इसको कार्ल लोजर ने इसको दिया है। और व्यक्ति इतिहास या जीवन इतिहास की विधि को टाइटमैन ने इसको दिया है ना। बाल उपचार की कानूनी विधियां कौन कौन सी है, तो कारावास है, किशोर न्यायालय बना हुआ है, किशोर बंदी गृह बना हुआ है, और किशोर सुधार गृह, ये सारा चीजें जो है कानूनी विधियां इसमें इंक्लूड किया गया है। कारावास हो गया, किशोर न्यायालय हो गया, बंदी गृह हो गया, और सुधार गृह, ये बाल अपराध के जितने बच्चे रहते हैं उनके लिए नया व्यवस्था होती है, ठीक है। आगे चल देंगे इसी में, तो आगे देखेंगे सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक बालक है अगला हमारा, सृजनात्मक बालक है, ये किस तरीके से होता है इसको समझेंगे। तो स्टेन के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि जब किसी कार्य का परिणाम नवीन तथा उपयोगी हो, वही हमारा सृजनात्मक तरीके से बालक के अंतर्गत आते हैं। रोजर और स्टेन के अनुसार क्या है, सृजनशीलता को उत्पादन कहा गया है ना, उत्पादन कहा है। आगे देखेंगे स्टेगनर और कार्यवार्की के अनुसार इन्होंने कहा सृजनात्मकता में जो पूर्ण अथवा आंशिक रूप से नवीन वस्तुओं का उत्पादन निहित है, ठीक है। ये सारी चीजें परिभाषाएं जो आपको ध्यान में रखना है, स्टेन के अनुसार, रोजर के अनुसार और स्टेन वन के अनुसार, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता के जो तत्व है ये कौन कौन से है, तो आपको ध्यान में रखना है। तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, केंद्र विमुख, है ना, समस्या की पुनराव्याख्या और समन्वयशीलता, दूसरों के विचारों में परिवर्तन करने की योग्यता, रूपांतरण कर सके, ठीक है। ये तो हो गई तत्व। अब आगे देखेंगे जो सामान्य विशेषता है ये कौन कौन से, तो मौलिकता या उत्पादकता भी कहते हैं, विधायकता भी कह सकते हैं, नवीनता, उपयोगिता, और नवनीयता या लचीलापन, और परिहास या प्रियता, साहसी स्वभाव के होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, और स्पष्टवादी होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इस सृजनात्मकता बालक के अंतर्गत में आपको ध्यान में रखना है, ठीक। आगे चलेंगे, आगे देखिएगा इसी में तो जिज्ञासावादी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, अध्ययन में सामान्य होते हैं, कल्पनाशील होता है इनके अंदर, संवेदनशीलता बहुत पाया जाता है, स्वतंत्र निर्णय शक्ति, संगठन की योग्यता पाई जाती है, समस्या जगत समाधान की योग्यता होती है, और प्रगतिशील विचार या कर्मियों की समझ या कार्यशीलता इनके अंदर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आगे देखेंगे तो सृजनात्मकता का स्वरूप क्या होता है इसको देखेंगे। तो सृजनात्मकता जो है जन्मजात व अर्जित दोनों प्रकार का हो सकता है। इसमें बालक सामान्य औसत से अधिक बुद्धि लब्धि के होते हैं, और जो है सृजनात्मकता का संबंध जो है अपसारी चिंतन और पार्श्व चिंतन से जो होता है। आगे देखेंगे सृजनात्मकता का जो है विकास जो है बाल्यावस्था से शुरू हो करके 30 वर्ष तक की सीमा तक उच्च सीमा पर पहुंचता है, ठीक है। और ये जो है सर्वभौमिक होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको इनका स्वरूप को भी ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इससे जो है डायरेक्ट जो प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखेंगे तो
सृजनात्मकता का जो है सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत है ये भी ध्यान में रखना है। तो विश्लेषणात्मक जो है सिद्धांत अगला पहला है, और दूसरा है साहचर्य सिद्धांत, अंतःदृष्टिवाद का सिद्धांत, अस्तित्ववाद का सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत है जो आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है इसको देने वाले कौन थे, तो सिगमंड फ्राइड है। पूर्व चेतना के विकास पर जो है सृजनात्मकता पर जो है निर्भर करता है। आगे देखेंगे साहचर्यवाद का सिद्धांत, इसको किसने दिया है, तो रिबोर्ड ने दिया है इसको। सृजनात्मकता संयोग का पुनर्गठन है, इन्होंने कहा है, ठीक है। अंतःदृष्टिवाद का सिद्धांत, तो इसको देने वाले कोहलर हैं, ठीक है। अंतःदृष्टिवाद का सिद्धांत कोहलर ने दिया है, और इन्होंने कहा कि सृजनात्मकता जो है अवबोध पर निर्भर करता है, ठीक है। अस्तित्ववाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो विलियम वुंट ने दिया है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। आगे देखेंगे तो इसके जो है सृजनात्मकता का जो है मापन के जो परीक्षण है इसको देखेंगे तो चित्र पूर्ति परीक्षण, वृत्त परीक्षण, टीन के डिब्बे का परीक्षण करना है ना, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट का टास्क देना, और सृजनात्मकता का जो है विकास में शिक्षक की भूमिका किस तरीके से होता है, तो उदाहरण या आदर्श प्रस्तुत करने के बाद वस्तुओं में संबंध स्थापित करना, पर्याप्त स्वतंत्रता देना, आत्म मूल्यांकन की योग्यता का विकास करना, ठीक है। सृजनात्मकता को क्या है, प्रोत्साहित करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अभिनव कार्यक्रमों का आयोजन करना, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग या बौद्धिक आक्रमण, भूमिका निर्वाह या सिनेटिक्स विधि का क्या प्रयोग करना, मुक्त उत्तर वाली प्रश्न वाली विधि का प्रयोग करना, अनुशासन, आत्म अनुशासन व आत्म योग्यता का भी इसमें विकास होना, ठीक है दोस्तों। तो ये कई सारी चीजें हैं जिसके मापन के परीक्षण हम कर सकते हैं, ये टीचर की भूमिका है ना। ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, बेहद ही महत्वपूर्ण है ये, है ना। और कितना बच्चा है, बहुत सारा है अभी। आगे देखेंगे तो अगला जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, गिलफोर्ड ने जो है सृजनात्मकता जो है में 5 मानसिक व्यापार बताए हैं, है ना। तो इन्होंने क्या बताया है, ग्रहणात्मक व्यापार संज्ञान से है, और केंद्राभिमुखी चिंतन और केंद्राभिमुखी चिंतन, है ना, स्मृति और मूल्यांकन। ये 5 जो है गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता को लेकर के 5 मानसिक व्यापार बताए हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सृजनात्मकता मापन में योगदान किसका है, तो गिलफोर्ड का, मैरीफील्ड, गैटजेल और जैक्सन ने जो है इनका मापन में योगदान दिया है, ठीक है। और इसका मापन का जो जनक है तो टोरेंस है, इनके मापन के जनक कौन है, टोरेंस, आपको ध्यान में रखना है। आप नोट में याद रखिएगा, बीके पर्सी इंदौर 1972 व बाकर मेहंदी दिल्ली 1973 भारतीयों ने जो है सृजनात्मकता परीक्षणों में जो है योगदान दिया है। आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे चलेंगे, विकलांग बालक ये भी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ क्या होता है, विकलांग बालक को हम समझेंगे तो वे बालक जो सामान्य बालकों की अपेक्षा शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक दृष्टि से दोषपूर्ण होते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, विकलांग बालक कहलाता है। और चक्षु विकलांग कौन होंगे, तो ब्रेन लिपि व श्राव्य सामग्री का प्रयोग करने वाले चक्षु विकलांग होंगे। श्रवण विकलांग कौन होंगे, ओष्ठ वाचन विधि के इसमें प्रयोग करेंगे। वाक विकलांग के उसके लिए अभ्यास विधि का प्रयोग, और कारण संवेगों का तीव्र प्रवाह जैसे हकलाना या फिर तुतलाना, ये सारी चीजें इसमें आता है। वक्षु, श्रवण और वाक, ठीक है, 3 चीजें हैं, आपको ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, क्योंकि ये जो है जितनी भी विभिन्नताएं हैं, है ना, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, उन सारी टॉपिक को मैंने इसमें बताने का प्रयास किया है। ये सारी चीजें आपको तैयारी करना है ना। अगर आप अपने करियर को लेकर भी एकदम सीरियस हैं, है ना, अगर कहीं पे कुछ लगा होगा ऐसा तो जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो लाइक जरूर करिएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा पहली बार आए हैं तो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।